ये 29 और 30 जून 2001 की रात थी। तमिलनाडु सरकार को चेन्नई में फ्लाईओवर बनाने में धांधली की शिकायत मिली थी और इसी मामले में राज्य की पुलिस चेन्नई के मेयर को तलाश रही थी। पुलिस आधी रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसी, लेकिन मेयर घर पर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस उस मेयर के बुजुर्ग पिता को घसीटते हुए थाने ले आई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये पूरा घटनाक्रम टीवी न्यूज चैनलों पर लाइव दिखाया गया। सुबह हुई तो लोगों ने एक तस्वीर देखी। सैकड़ों पुलिस वालों से घिरा वो 77 साल का बूढ़ा व्यक्ति सफेद शर्ट और काले चश्मे में चेन्नई सेंट्रल जेल में बीच सड़क धरने पर बैठा था। वो अकेला था, लेकिन असहाय नहीं। बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, जो इस बूढ़े व्यक्ति के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे और सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। क्योंकि ये बूढ़ा कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े आंदोलन का सबसे बड़ा झंडा बरदार था, जिसने बचपन में जातिगत भेदभाव झेला तो बागी हो गया। स्कूल में एडमिशन नहीं मिली तो प्रिंसिपल को धमकी दे डाली। जो अपनी मातृभाषा तमिल के लिए ट्रेन के आगे कूदने से भी नहीं हिचका, जिसने हिंदी विरोध में उग्र प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और बदले में उसे आतंकी कहा गया। जो अपनी विचारधारा के लिए इतना समर्पित था कि अपनी ही शादी छोड़कर प्रोटेस्ट में शामिल हो गया था। वो उन गिने चुने लोगों में से एक था जिन्हें महात्मा गांधी की आलोचना के लिए पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। जो पार्टी को परिवार कहता था और फिर परिवार को ही पार्टी भी बना दिया। जिसके लिखे डायलॉग पढ़कर तमिल सिनेमा में एक से एक सुपरस्टार हुए। वो लेखक भी था और कलाकार, साहित्यकार भी। इसलिए उनके समर्थकों ने उन्हें कलाईगनार कहा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये कहानी है महज 13 साल की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले और अगले 8 दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति की धुरी रहे कलाईगनार करुणानिधि की। तमिल राजनीति का एक ऐसा नेता जो आंदोलन से निकला और सभी बाधाओं को चीरकर कहलाया सत्ताधीश। At the stroke of the midnight hour, when Our the difficulty, as I said, is not about the ultimate future. रहना चाहिए इस देश का लोकतंत्र तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। तिरुवरूर जिले के तिरुक्कुवलई गांव में 3 जून 1924 को करुणानिधि का जन्म हुआ। पिता का नाम मुथुवेल और माता का नाम अंजुगम। वो ईसाई वेल्लार जाति से थे। अंजुगम उनकी तीसरी पत्नी थी और करुणानिधि उनकी तीसरी संतान। पहली 2 बेटियां थी। करुणानिधि सबके दुलारे थे। पिता मुथुवेल किसान थे, लेकिन उन्हें धार्मिक महाकाव्य ज़बानी याद थे, जो वो अक्सर गाकर भी सुनाते थे। कई मामलों में वो अक्सर पंडितों पर भारी पड़ते, लेकिन उनके बेटे को यह शुरू से ही पसंद नहीं था। स्वाभिमानी पिता चाहते थे कि बेटे को वो सब मिले जो उनके हिस्से नहीं आया। म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग। स्कूल से लौटने के बाद बच्चे को म्यूजिक ट्यूशन लेनी होती थी। ट्यूटर घर पर सिखाने आता था, लेकिन संगीत पिता की इच्छा थी, बेटे की नहीं। बेटे को संगीत सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेटा बागी था, पिता से ही नहीं, समाज से भी। तिरुक्कुवलई में कथित बड़े लोग समाज के कथित निचले तबके के लोगों के साथ जो व्यवहार करते थे, उसने उस बच्चे को प्रभावित किया था। वो बड़े लोगों के सामने शर्ट नहीं पहन सकते थे, कमर का ऊपरी हिस्सा नंगे बदन ही रखना होता था। वो पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते थे। कभी भगवान के नाम पर, कभी जाति और धार्मिक रिवाजों के नाम पर भेदभाव होता था और एक बच्चे का मन इसके खिलाफ बगावत को तैयार था। करुणानिधि को हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए तिरुवरूर भेजने का फैसला हुआ। पिता मुथुवेल करुणानिधि और एक पड़ोसी के साथ स्कूल गए। एंट्रेंस एग्जाम हुआ। सबको भरोसा था कि एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि यह बच्चा 5वीं तक में एडमिशन के लायक नहीं है। पिता निराश थे, लेकिन बेटा नहीं। उन्होंने प्रिंसिपल के दफ्तर की ओर दौड़ लगा दी। स्कूल का प्यून पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। करुणानिधि ने प्रिंसिपल से कहा कि अगर उन्हें एडमिशन नहीं मिला तो गांव में सब लोग उन पर हंसेंगे। प्रिंसिपल का जवाब अब भी वही था। करुणानिधि ने धमकी दी, अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो प्रिंसिपल की आंखों के सामने ही तालाब में कूदकर जान दे देंगे। इतना कहकर 12 साल का लड़का फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर प्रिंसिपल का दिल पसीजा और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। करुणानिधि का एडमिशन हुआ। जिस बच्चे के बारे में कहा गया था कि वो 5वीं में एडमिशन के काबिल नहीं है, उसने अपनी क्लास में टॉप किया।
इसी दौरान जस्टिस पार्टी के नेताओं ने राज्य में हिंदी विरोध आंदोलन शुरू किया। यहीं से करुणानिधि के मन में जस्टिस पार्टी के नेताओं के प्रति लगाव पैदा हुआ। यह पूरी तरह से उस राजनीतिक माहौल का असर था जो उस वक्त तमिलनाडु में फैला हुआ था। यह द्रविड़ आंदोलन का दौर था, जिसकी नींव में जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ संघर्ष था। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण प्रभावित थे, आबादी में नहीं, सिस्टम में। शिक्षा, प्रशासन और धार्मिक क्षेत्रों में एक छत्र दबदबा था। तमिल भाषा पर संस्कृत हावी हो रही थी। गैर ब्राह्मणों ने इसे अपनी संस्कृति और भाषा पर हमला माना। असंतोष पैदा हुआ और आंदोलन की शुरुआत हुई। 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। यह पार्टी कांग्रेस का विरोध करती थी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को हिंदी और उत्तर भारत का हिमायती माना जाता था। 1937-38 में हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो गया, क्योंकि सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य करने का फैसला किया था। द्रविड़ आंदोलन के नेताओं ने इसे तमिल लोगों पर उत्तरी आर्य प्रभुत्व बताया। पेरियार ने इस नीति को अपमानजनक बताया। बड़े पैमाने पर छात्रों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। 1 नवंबर 1938 को तंजावुर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़क पर उतरे। हिंदी की किताबें जलाई गई। आंदोलन के नेताओं पेरियार, अन्नादुराई और अन्य की गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। एक सरकारी आदेश के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन तमिल पहचान और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गया था। स्कूली छात्र करुणानिधि इस राजनीतिक उथल पुथल से अछूते नहीं थे। वो घूम घूम कर दीवारों पर नारे लिखते, पर्चे बांटते, नारे लगाते। पेरियार, मरैमलाई अडिगल और अपने तूफानी भाषणों के लिए मशहूर पट्टुकोट्टई असगिरी सामी ने उन्हें प्रभावित किया। एक बार असगिरी सामी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 1 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार वो बोलते रहे। फिर अचानक वो मंच पर ही गिर पड़े। साफ दिख रहा था कि वो पीड़ा में है। किसी ने करुणानिधि को बताया कि वो बीमार है। करुणानिधि ने पूछा कि जब बीमार है तो इतना तेज तेज चिल्लाकर क्यों बोल रहे थे। असगिरी सामी ने जवाब दिया कि यह देश मुझसे भी ज्यादा बीमार है। अगर कोई डॉक्टर बीमार हो जाए तो क्या वो दूसरे मरीजों का इलाज नहीं करेगा? मैं इसी तरह काम करता हूं। अपनी विचारधारा, अपने उद्देश्य के प्रति असगिरी सामी के समर्पण ने करुणानिधि पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इतना कि कई साल बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम भी असगिरी रखा। 1938 तक 14 साल के करुणानिधि ने कुछ लड़कों का एक ग्रुप बना लिया था, जो साइकिल रिक्शा पर तमिल ताई यानी तमिल माता का झंडा लगाकर घूमता था। वो आंदोलन से जुड़े पर्चे बांटते, करुणानिधि कविताएं लिखते और उनके साथी चिल्ला चिल्ला कर गाते। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान उनका सामना हिंदी के शिक्षक से हो गया। करुणानिधि उनके पास गए, हिंदी विरोध का पर्चा थमाया और नारा लगाया। नारा था, हिंदी की पराजय हो, तमिल जिंदाबाद। शिक्षक तब कुछ नहीं बोला। अगले दिन क्लास में खड़ा कर दिया, बोर्ड पर हिंदी के शब्द लिखे और पढ़ने को कहा। करुणानिधि चुपचाप खड़े रहे। पूरी क्लास देख रही थी। शिक्षक ने करुणानिधि का कान पकड़ा और मरोड़ दिया। गुस्से में पूछा, पढ़ सकते हो कि नहीं? करुणानिधि ने मना कर दिया। बोले, मुझे नहीं आता। बदले में गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मिला। करुणानिधि चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ गए, लेकिन चुप नहीं हुए। सालों से जो भेदभाव उन्होंने झेला था, जो देखा था, उसके सामने ये थप्पड़ कुछ भी नहीं था। उल्टा इसने विरोध की आग को और भड़का दिया। 14 साल के करुणानिधि अब ना सिर्फ लिख रहे थे, बल्कि बोल भी रहे थे। पर्चे लिखने के साथ साथ उन्होंने भाषण भी देना शुरू कर दिया। करुणानिधि ने महज 15 साल की उम्र में एक पत्रिका शुरू कर दी। नाम रखा मनवा नेसन, यानी छात्रों का मित्र। इस पत्रिका को हाथ से लिखा जाता था। मनवा नेसन लोकप्रिय हुई। एक लोकल कम्युनिस्ट नेता ने करुणानिधि से संपर्क किया, तिरुवरूर के स्कूली छात्रों को इकट्ठा कर स्टूडेंट यूनियन बनाने का सुझाव दिया, ताकि स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। करुणानिधि ने छात्रों को एकजुट किया और इस तरह एक टेब्लॉइड मुरसोली यानी ढोल की आवाज की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर डीएमके का मुखपत्र बनी। छात्रों के इस यूनियन में करीब 200 छात्र थे, जिसमें कांग्रेस से जुड़े छात्र भी शामिल थे। करुणानिधि इसके सचिव थे। एक दिन कुछ छात्रों ने नारा दिया, लॉन्ग लिव तमिल, लेट हिंदी ग्रो, यानी तमिल जिंदाबाद, हिंदी भी तरक्की करे।
दूसरे विचारों को मानने वाले छात्रों ने इस नारे को स्वीकार किया, लेकिन करुणानिधि को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने छात्रों से इकट्ठा किए 100 रुपए वापस कर दिए और साफ कर दिया कि उनका ना तो कम्युनिस्टों से कोई लेना देना है और ना ही कांग्रेस से। इस तरह से यूनियन भंग हो गई, लेकिन कुछ छात्रों ने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 1941 में उसी पैसे से तमिल छात्र संघ की शुरुआत हुई। करुणानिधि पूरी दृढ़ता के साथ ईवीआर, पेरियार और अन्ना के रास्ते पर चल पड़े थे। इन सबके बीच उनकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि वो फाइनल ईयर के एग्जाम में 3 बार फेल हो चुके थे और उन दिनों फाइनल ईयर की परीक्षा अधिकतम 3 बार ही दे सकते थे। 1942 में अन्नादुरई की मैगजीन द्रविड़ नाडु में करुणानिधि का एक निबंध इल्मे बलि यानी युवाओं का बलिदान छपा। यह युवा करुणानिधि के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अगले हफ्ते एक और आर्टिकल भेज दिया जो कभी नहीं छपा। एक हफ्ते बाद अन्नादुरई तिरुवरूर आए। यह पहली बार था जब करुणानिधि की मुलाकात अपने राजनीतिक गुरु अन्ना से हुई। अन्ना ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहां करुणानिधि कौन है? उसे यहां लाइए, मुझे उससे मिलना है। करुणानिधि सामने आए तो अन्ना चौंक गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह का आर्टिकल लिखने वाले लड़के की उम्र इतनी कम हो सकती है। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? करुणानिधि ने सहमति में सर हिलाया। अन्ना ने साफ कहा, आज के बाद आर्टिकल मत भेजना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई पूरी करने के बाद पार्टी में शामिल होना। यह एक युवा की अपने आदर्श और एक गुरु की अपने प्रिय शिष्य से पहली मुलाकात थी। आगे चलकर दोनों ने तमिलनाडु की राजनीति का नेतृत्व किया, लेकिन करुणानिधि उस पहली मुलाकात को अलग तरह से याद करते हैं। बाद में उन दिनों को याद करते हुए करुणानिधि कहते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु अन्ना की हर बात मानी, सिवाय एक के, इसलिए उन्हें कभी डिग्री नहीं मिली। द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाने में समाचार पत्र, रंगमंच और सिनेमा ने अहम भूमिका निभाई। युवा करुणानिधि इनमें निपुण थे। वो भाषण देते, थिएटर भी करते, समाचार पत्र तो निकाल ही रहे थे। उनकी वाक्पटुता और प्रभावशाली लेखनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं दोनों के साथ सहज संबंध बनाने में उनकी सहायता की और इसी ने करुणानिधि को नया नाम दिया, कलाईगनार, यानी कलाओं का विद्वान। आज भी उनके समर्थक बेहद सम्मान से उन्हें कलाईगनार कहकर ही याद करते हैं। पढ़ाई छूटने के बाद करुणानिधि ने अब स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। इस दौरान उन्हें प्रेम भी हुआ, लेकिन लड़की के परिजन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अनुयायी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। करुणानिधि भी विचारधारा से समझौता करने के लिए तैयार ना हुए। हाँ, दिल टूटा तो एक नाटक जरूर लिख डाला, उसमें अभिनय भी किया। करुणानिधि का अब ज्यादातर समय भाषण देने, नाटक लिखने, एक्टिंग करने में जाता था। पेरियार के नेतृत्व में जस्टिस पार्टी अब द्रविड़र कशगम हो चुकी थी। पार्टी ने कोई भी चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन मूवमेंट जारी था। इधर परिवार ने करुणानिधि की शादी कराने का फैसला किया। सितंबर 1944 में सेल्फ रिस्पेक्ट स्टाइल में शादी हुई। इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता, केवल वर वधू एक दूसरे को माल्यार्पण करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने की शपथ लेते हैं। शादी के बाद 20 साल के करुणानिधि ने द्रविड़ नाटिगर कशगम यानी द्रविड़ अभिनेता संघ के साथ एक समझौता किया। करुणानिधि ने द्रविड़ मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। साथ ही उन नाटकों में एक्ट भी करना शुरू किया जो वो खुद लिखते थे। ये तमिल सिनेमा, साहित्य और शिक्षा में द्रविड़ आंदोलन के प्रवेश का दौर था। करुणानिधि अपने साथियों के साथ घूम घूम कर पूरे राज्य में थिएटर कर रहे थे। इसी तरह वो पौंडीचेरी पहुंचे तो उन्होंने एक पत्रिका तेजीलालार मित्रन यानी फ्रेंड ऑफ द लेबरर्स के लिए 2 आर्टिकल्स लिखे। दोनों में महात्मा गांधी और कांग्रेस की आलोचना थी। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता करुणानिधि को खोज रहे थे और जल्द ही मौका भी मिल गया। 22 जुलाई 1945 को पौंडीचेरी में पेरियार, अन्नादुराई और असगिरी सामी की सभा थी। भीड़ में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता ने द्रविड़ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। आखिर में जब द्रविड़र कशगम का झंडा फहराया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंबा गिरा दिया। भगदड़ मच गई। कशगम नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर छिपाया गया, लेकिन करुणानिधि की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो कांग्रेसियों से बचते हुए भागे, एक घर में घुस गए, पकड़े गए और बुरी तरह पीटे गए। उन्हें मरा हुआ समझ एक नाले के पास फेंक दिया गया। विडंबना देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी और अहिंसा की वकालत करने वाले नेता के समर्थकों ने उसकी आलोचना करने वाले लेख के लिए बुरी तरह पीटा था। एक बुजुर्ग महिला करुणानिधि को घर ले गई और मरहम पट्टी कर पेरियार के पास भेज दिया। पेरियार ने चोटिल करुणानिधि की देखभाल की और अपने साथ रखा। उन्हें अपनी मैगजीन कुड़िया रासू का सहायक संपादक भी बनाया।
साल भर करुणानिधि ने पेरियार के साथ काम किया। 1946 में जाने माने प्रोडक्शन हाउस जुपिटर पिक्चर से उन्हें स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए बुलावा आया और वो कोयम्बटूर आ गए। ये करुणानिधि के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उनकी एंट्री फिल्मों में हुई, साथ ही उनकी मुलाकात अपने सबसे खास दोस्त मरुधर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर से हुई। दोनों साथ ही रहते और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। करुणानिधि के विचारों का असर भी एमजीआर पर पड़ा। गांधी को मानने वाले एमजीआर करुणानिधि की दी हुई अन्नादुराई और पेरियार की किताबें पढ़ते। जल्द ही वो भी द्रविड़र कशगम का हिस्सा बन गए। जुपिटर पिक्चर्स के बैनर तले करुणानिधि और एमजीआर ने एक ऐसी फिल्म दी जो दोनों के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 1947 में आई फिल्म राजकुमारी ने तहलका मचा दिया। करुणानिधि ने स्क्रिप्ट लिखी थी और एमजीआर लीड एक्टर थे। ये एमजीआर का पहला बड़ा ब्रेक था। इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। पर्दे पर गरीबों की रक्षा करने वाले की इमेज बनाई जो आजीवन उनके साथ चस्पा रही। केवल एमजीआर ही नहीं, करुणानिधि की लेखनी ने तमिल सिनेमा को कई बड़े स्टार दिए। राजकुमारी ने एमजीआर को नायक बनाया, फिर मंथरी कुमारी ने एमजीआर को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। पराशक्ति से सुपरस्टार शिवाजी गणेशन की धमाकेदार एंट्री हुई। यह फिल्म करुणानिधि के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में करुणानिधि ने संवादों के जरिए सामाजिक बुराइयों, जातिगत भेदभाव और समाज में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार पर सवाल उठाए। पराशक्ति के जरिए करुणानिधि डीएमके की विचारधारा को आम जनमानस तक ले गए। इस फिल्म को तमिल सिनेमा में अलग सम्मान मिला। अम्मैयप्पन से एसएस राजेंद्रन नायक बनकर उभरे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी करुणानिधि ने ही लिखी थी। करुणानिधि की लेखनी जितनी ड्रामेटिक थी उतनी ही उत्तेजक भी। यही वजह थी कि फिल्में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रही थी। डीएमके के विचारों के प्रचार प्रसार का सफल माध्यम थी। बतौर स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर करुणानिधि ने 77 फिल्में लिखी। 9 फिल्मों में नायक एमजीआर थे। फिल्मों में एमजीआर की परोपकारी नायक की छवि गढ़ने में करुणानिधि का बड़ा योगदान था। एमजीआर और करुणानिधि की जोड़ी ना सिर्फ सिनेमा बल्कि पॉलिटिक्स में भी हिट थी। एमजीआर की कल्ट पर्सनैलिटी और करुणानिधि की लोगों को जोड़ने की क्षमता ने पार्टी को एक मजबूत आधार दिया। बाद में दोनों में टकराव हुआ और वो अलग हो गए। करुणानिधि ने अपने बेटे मुथु को एमजीआर के विकल्प के तौर पर पेश किया, उन्हें फिल्मों में लाए, उनके लिए स्क्रिप्ट भी लिखी, लेकिन वो एमजीआर जैसी लोकप्रियता पाने में असफल रहे। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन, लेकिन पेरियार इस आजादी को नहीं मानते थे। उन्होंने इसे शोक का दिन बताया। उनका मानना था कि अब सत्ता एक तरह से निष्पक्ष ब्रिटिशर्स के हाथों से कांग्रेस के अपर कास्ट लोगों के हाथ आ गई है, जो पिछड़े और दलितों के प्रति पूर्वाग्रह रखते थे। लेकिन द्रविड़र कशगम के सभी नेताओं का ऐसा नहीं मानना था। बहुत सारे नेताओं का मानना था कि अब सत्ता हमारे हाथ आई है, गुलामी खत्म हुई है और ये आनंद का दिन है, शोक का नहीं। और ऐसा मानने वालों में सबसे प्रमुख नाम था अन्नादुराई का। लिहाजा दोनों नेताओं में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। समर्थक एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे। कशगम 2 फाड़ हो गई थी। असगिरी सामी ने पेरियार का पक्ष लिया और अन्नादुराई की आलोचना की, लेकिन अन्नादुराई असगिरी सामी के अंतिम दिनों में उनके साथ खड़े रहे, इलाज में उनकी मदद की। बाद में करुणानिधि ने तंजावुर में छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए असगिरी सामी के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल ना करने के लिए पेरियार की आलोचना की। पेरियार ने यह सुना तो करुणानिधि को पार्टी की किसी भी मीटिंग या कार्यक्रम में ना बुलाने का आदेश जारी कर दिया। 1948 में ही करुणानिधि की पहली पत्नी पद्मा की मृत्यु हो गई। करुणानिधि पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी को गंभीर बीमारी में छोड़ गए थे। वापस लौटे तो वो जा चुकी थी। करुणानिधि को इसका भारी पश्चाताप हुआ। उसी साल सितंबर में घर वालों ने उनकी दूसरी शादी दयालु से कराई, क्योंकि बच्चे मुथु को मां की जरूरत थी। शादी के दिन करुणानिधि जब दुल्हन की एंट्री का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त स्टूडेंट्स का एक ग्रुप नारेबाजी करता हुआ सामने से गुजरा। पेरियार जिंदाबाद, तमिल जिंदाबाद। अपनी शादी छोड़ करुणानिधि उन छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। दुल्हन इंतजार करती रह गई। घंटे भर का समय बीत गया और करुणानिधि लौट कर नहीं आए तो खोजबीन शुरू हुई। करुणानिधि पास के एक स्कूल में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को भाषण देते पाए गए। यह युवा करुणानिधि का अपनी विचारधारा के प्रति समर्पण था। पहले पद्मा की मौत के वक्त पार्टी की मीटिंग में होना और फिर अपनी शादी छोड़ प्रोटेस्ट में शामिल होना, लेकिन यह शुरुआती दौर था। आगे चलकर वही करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति में परिवारवाद का पर्याय बन गए। इधर पेरियार और अन्ना के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। पेरियार ने अपने उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान कर इसे पुख्ता भी कर दिया।
72 साल के पेरियार ने 32 साल की अपनी सहयोगी मणियम्मई से शादी की और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जानी मानी पत्रकार संध्या रविशंकर अपनी किताब करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स में लिखती हैं, इस फैसले ने पार्टी के नेताओं और समर्थकों को निराश किया। वो नाराज थे, केवल इसलिए नहीं कि दोनों के बीच उम्र का अच्छा खासा अंतर था, बल्कि इसलिए कि कई नेताओं ने अपना पूरा जीवन पार्टी और इस आंदोलन के लिए दे दिया था और अब वो छला हुआ महसूस कर रहे थे। अन्ना ने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बनाई और कन्नीर थुलिगल यानी आंसू की बूंद नाम के कॉलम में पब्लिश किया। समर्थकों ने अन्ना से पेरियार को पार्टी से बाहर करने और नेतृत्व करने का आग्रह किया, लेकिन अन्नादुराई ने इससे इनकार कर दिया। यह तय हो चुका था कि दोनों की राहें अलग होंगी, सो नई पार्टी बनाने का फैसला हुआ, उसी विचार और उद्देश्य के साथ जिसे लेकर पेरियार चले थे। इस तरह से पेरियार के जन्मदिन पर ही द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके की स्थापना हुई। भारी बारिश और कड़कते बादलों के बीच डीएमके अस्तित्व में आई, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में असल उथल पुथल होनी अभी बाकी थी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत पकड़ वाले राज्य में डीएमके ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभरी। अन्नादुराई के नेतृत्व में नेंदु चेजियन और करुणानिधि जैसे युवा नेताओं के नेतृत्व में डीएमके का युवा कैडर पार्टी को राज्य के कोने कोने तक लेकर गया। 1951 में पहले चुनाव की तैयारियां शुरू हुई। पेरियार की पार्टी द्रविड़ कषगम का क्लियर स्टैंड था कि वो चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन अन्नादुराई की डीएमके के सारे नेता ऐसा नहीं मानते थे। लंबी बहस हुई। डीएमके की जनरल बॉडी में इस पर 17 नवंबर की सुबह से लेकर 18 नवंबर की सुबह तक पूरे 24 घंटे बहस हुई और फाइनल डिसीजन रहा कि डीएमके 1952 के चुनाव में शामिल नहीं होगी और ये भी कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट कैंडिडेट्स का समर्थन भी नहीं करेगी। लेकिन चुनाव तो होने ही थे। चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। फिर 1954 में कामराज आए। डीएमके भले ही चुनावी राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई थी। सरकार का विरोध जारी था। सरकार ने त्रिची के कुल्लाकुडी का नाम बदलकर डालमियापुरम कर दिया था, क्योंकि उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया यहां फैक्ट्री लगा रहे थे। डालमिया की यह शर्त होती थी कि वो जहां उद्योग लगाते थे वहां उनके नाम से शहर बसता था। रोहतास बिहार में सोन नदी के किनारे यह आसानी से हो गया, लेकिन कोल्लिदम नदी के किनारे बसे कल्लाकुडी में बिल्कुल भी आसान न था। डीएमके ने कल्लाकुडी का नाम बदलने का विरोध किया। करुणानिधि ने विरोध का मोर्चा संभाला। 3 स्तर के प्रोटेस्ट के लिए पहले 3 अलग अलग ग्रुप बनाए, फिर 25 कार्यकर्ताओं की एक टुकड़ी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। यह 15 जुलाई 1953 की तारीख थी। सड़कों पर नारा लगाते, भीड़ जुटाते करुणानिधि स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर जहां डालमियापुरम था, वहां कल्लाकुडी लिखा पोस्टर चिपका दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका ही नहीं, बल्कि चुपचाप उन्हें ऐसा करने दिया। प्रशासन ने टकराव की बजाय उन्हें विरोध करने देने का रास्ता चुना था, ताकि आंदोलन शांत हो जाए। करुणानिधि ने मौके की नजाकत को समझा और अपने 25 साथियों को 5-5 के ग्रुप में बांट दिया। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आती दिखी, करुणानिधि समेत 5 लोग ट्रैक पर कूद पड़े और लेट गए। प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार न था। उन्हें उठाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो नहीं माने। ट्रेन बढ़ती आ रही थी, लेकिन वो अडिग थे। उन्होंने मौत को अपनी ओर बढ़ते देखा, फिर भी नहीं उठे। अंततः ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। पुलिस ने बल प्रयोग किया और घसीट कर उठा ले गई। थोड़ी देर बाद दूसरे 5 लोगों का ग्रुप आया और ट्रैक पर लेट गया। इसी तरह से यह क्रम एक के बाद एक चलता रहा। अंततः पुलिस 2500 प्रदर्शनकारियों को लेकर थाने आई। करुणानिधि समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकियों को छोड़ दिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। रामा सुबैया के नेतृत्व में दूसरे ग्रुप ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनमें वो भी शामिल थे जो थोड़ी देर पहले थाने से छूटे थे। पुलिस सबको पकड़ कर ले आई और थाने में बंद कर दिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने तय कर रखा था कि पुलिस को राहत की सांस नहीं लेने देंगे। दोपहर में कन्नादासन के नेतृत्व में तीसरे ग्रुप ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के नारों की आवाज थाने तक आ रही थी। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों ने एक कांस्टेबल को दौड़कर आते देखा, जो सब इंस्पेक्टर के कान में कुछ फुसफुसा कर गया। प्रदर्शनकारी छात्रों को जिस अनिष्ट की आशंका थी वही हुआ। पहले लाठीचार्ज, फिर फायरिंग का आदेश आया। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। कन्नादासन समेत कई लोग घायल हुए, जिसके बाद राज्यव्यापी प्रदर्शन हुए। 6 लोगों की मौत हुई। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। हालात ये थे कि तमिलनाडु की जेलें डीएमके कार्यकर्ताओं से भर गई। करुणानिधि पर मुकदमा चला। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्हें 5 महीने जेल और 35 रुपए जुर्माने की सजा हुई।
उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। सजा 1 महीना और बढ़ गई। 6 महीने बाद वो जेल से बाहर आए। जेल के बाहर नायकों की तरह उनका स्वागत हुआ। मद्रास के एग्मोर रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एमजीआर ने उन्हें वहां से किसी तरह सुरक्षित निकाला। इस दौरान एमजीआर की महंगी घड़ी भी कहीं खो गई। कल्लाकुडी प्रोटेस्ट ने 29 साल के करुणानिधि की छवि एक फाइटर लीडर की बनाई, जो साहित्यकार था, कलाकार था, लेखक था और लड़ाका भी। उन्हें कल्लाकुडी वीरार यानी कल्लाकुडी का हीरो कहा गया। 1957 में दूसरा आम चुनाव सामने था और फिर से वही सवाल सामने खड़ा था, डीएमके को चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं। 17 से 20 मई 1956 के बीच त्रिची में डीएमके जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। 2 बॉक्स रखे गए। लाल रंग का बक्सा उन लोगों के लिए था जो चाहते थे कि पार्टी चुनाव में उतरे, काला बक्सा उनके लिए जो ऐसा नहीं चाहते थे। वोटिंग के बाद लाल बक्से से 56,000 मतपत्र निकले, काले से महज 4,200। इस तरह डीएमके की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। पहले चुनाव में ही पार्टी को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन 15 विधायक और 2 सांसद चुने गए। 33 साल के करुणानिधि इनमें से एक थे, जो करूर त्रिची की कुलीतलाई सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और अगले 6 दशकों के लिए तमिलनाडु विधानसभा में स्थायी होने वाले थे। 1959 में मद्रास नगर निगम के चुनाव हुए। करुणानिधि ने पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने अन्ना से वादा किया कि पार्टी मद्रास में अपना मेयर बनाएगी, लेकिन अन्ना आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सोने की एक अंगूठी दूंगा। नतीजे आए तो पार्टी को 90 में से 45 सीटों पर जीत मिली। मद्रास में डीएमके का मेयर बना। अन्ना ने अपना वादा निभाया। करुणानिधि को एक सोने की अंगूठी दी, जो आजीवन उनकी उंगली में चमकती रही। उनके निधन के बाद जब उन्हें दफनाया गया, तब भी ये अंगूठी उनके हाथ में थी, आखिरी समय तक। काला चश्मा और अंगूठी करुणानिधि की पहचान का अहम हिस्सा थे। उनके काले चश्मे का काफी मजाक भी बनाया गया, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। 1953 में एक यात्रा के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी आंख में चोट लगी और ये बुरी तरह सूज गई। डॉक्टरों ने उन्हें 6 महीने तक पढ़ने लिखने और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा, लेकिन करुणानिधि कहां मानने वाले थे। उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 सर्जरीज हुई और आंख की रोशनी करीब 75% तक चली गई। इसे छिपाने और तेज रोशनी या चकाचौंध से बचने के लिए करुणानिधि ने काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया, जिसका काफी मजाक भी बनाया गया। खैर, मद्रास नगर निगम में जीत के बाद पार्टी में करुणानिधि का कद बढ़ा। अन्ना ने उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। 1962 के चुनाव में करुणानिधि ने तंजावुर से जीत हासिल की और दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। पार्टी के खाते में 50 सीटें आईं और करुणानिधि नेता विपक्ष बने। पार्टी में करुणानिधि के बढ़ते कद से हर कोई खुश नहीं था, गुटबाजी थी, लेकिन करुणानिधि निश्चिंत थे क्योंकि अन्ना को उन पर भरोसा था। ऐसे में कार्यकर्ताओं से अपना जुड़ाव बनाए रखने के लिए उन्होंने हर रोज पत्र लिखना शुरू किया, जो डीएमके के मुख्य पत्र मुरासोली में प्रकाशित होता, जो अब दैनिक समाचार पत्र बन चुका था। कार्यकर्ताओं को वो उदन पिरपुक्काल कहते, जिसका अर्थ होता अपने रक्त भाई। करुणानिधि की राजनीति डीएमके के हर एक सदस्य को यह एहसास दिलाने की थी कि सब एक ही परिवार है, और करुणानिधि ने अगले 50 सालों तक ये जारी रखा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जो मजबूत संबंध बनाया, उसने भविष्य में उनके राजनीतिक करियर को लंबा और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। देश आजाद हो चुका था, संविधान तैयार हो रहा था, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर संविधान सभा में एक राय नहीं थी और भाषा उनमें सबसे प्रमुख थी। उत्तर भारत हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानता था, जबकि दक्षिण भारत में लोग इसे अपनी संस्कृति पर हमले के रूप में देखते थे। अंत में अगले 15 सालों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा के तौर पर रखा गया, यानी 1965 तक। यह अस्थायी समाधान था। हिंदी विरोध की आग ठंडी जरूर हुई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 1963 में यह दोबारा भड़की, जिसने अगले 3 सालों में कई जिंदगियां खाक कर दी। हिंदी विरोध को लेकर कई उग्र प्रदर्शन हुए। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और 700 से ज्यादा शाखाओं के साथ डीएमके अब केवल एक पार्टी भर नहीं रह गई थी। युवाओं की पूरी फौज तैयार हो चुकी थी, जो हिंदी का विरोध करते हुए सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, जेल भर रहे थे, और इस आंदोलन में अन्ना की डीएमके और पेरियार की डीके दोनों ही शामिल थे। त्रिची में पेरियार और करुणानिधि दोनों एक साथ आए और रेलवे स्टेशन पर कालिख पोती।
26 जनवरी 1965 वो तारीख थी जब अंग्रेजी की समय सीमा खत्म हो रही थी। डीएमके ने इसे हिंदी थोपने का दिन घोषित किया और विरोध की योजना बनाई। 25 जनवरी को अन्नादुरई ने मदुरै में एक रैली को संबोधित किया और तमिल भाषा को बचाने की अपील की। इसी दौरान त्रिची में रेलवे कर्मचारी चिन्नास्वामी ने आत्मदाह कर लिया। चिन्नास्वामी ने अपने आखिरी नोट में लिखा, ओ तमिल, मैं कष्ट सहकर मर जाऊंगा ताकि तुम जीवित रह सको। चिन्नास्वामी की मौत जंगल में आग की तरह फैली, जिसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। 26 जनवरी 1965 के दिन जब पूरा देश गणतंत्र के 15 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था, तमिलनाडु हिंदी विरोधी आंदोलन की आग में जल रहा था। अन्नादुरई, करुणानिधि समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़कों पर भीड़ अराजक थी। पुलिस की गोलीबारी में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अंततः सरकार बैकफुट पर आई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 11 फरवरी 1965 को वादा किया कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक सहयोगी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। केंद्र की ओर से यह बार बार आश्वासन दिया गया कि हिंदी किसी भाषा पर थोपी नहीं जाएगी, जिसके बाद 22 फरवरी 1965 को यह आंदोलन शांत हुआ। 1967 में चुनाव हुए। हिंदी विरोधी आंदोलन की वजह से माहौल डीएमके के पक्ष में था। चुनाव से पहले ही परिणाम साफ दिखाई दे रहे थे। डीएमके नेताओं के लिए छात्रों और युवाओं में अलग ही पागलपन था। नतीजे आए तो 138 विधायकों के साथ 18 साल पहले बनी पार्टी ने तमिलनाडु में सरकार बनाई। कांग्रेस सिर्फ 51 सीटों पर सिमट गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने 1967 के चुनावी नतीजों का वर्णन 2 शब्दों में किया, ऐतिहासिक और सनसनीखेज। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि ना केवल ज्यादातर मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम भी चुनाव हार गए थे। इतना ही नहीं, 3 बार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे के कामराज भी अपनी विधायकी नहीं बचा पाए थे। ये चुनाव परिणाम ऐतिहासिक थे क्योंकि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और फिर दोबारा तमिलनाडु में उसे कभी मौका नहीं मिला। भक्तवत्सलम तमिलनाडु में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। अन्नादुराई राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और डीएमके सत्ता में आई। करुणानिधि मंत्री बने। उन्हें पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, पोर्ट और लघु सिंचाई विभाग मिला। ये सारे विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे, जिसने उन्हें लोगों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बनाया और जल्द ही इस लोकप्रियता की परीक्षा की घड़ी भी आई। 3 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री अन्नादुरई का निधन हो गया। डीएमके और तमिलनाडु सरकार के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। अन्नादुरई के रहते ही करुणानिधि ने खुद को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया था। 1959 में मेयर चुनाव के बाद अन्ना ने करुणानिधि को अंगूठी दी तो इसे करुणानिधि ने खूब प्रचारित किया। हालांकि उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि यह पूरा करुणानिधि का ही प्लान था। अपनी किताब करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स में सीनियर पत्रकारों के हवाले से संध्या रविशंकर लिखती हैं कि करुणानिधि खुद अंगूठी लेकर अन्ना के पास गए थे और उन्हें समर्थकों के सामने सम्मानित करने की रिक्वेस्ट की थी। अपने विरोधियों को किनारे लगाने की यह करुणानिधि की एक शार्प स्ट्रेटेजी थी। शायद अंगूठी वाली घटना की वजह से, या शायद ज्यादातर समय अन्ना के करीब रहने की वजह से, या शायद तेज तर्रार भाषण देने और युवाओं के बीच लोकप्रियता की वजह से, या शायद इन ढेर सारे शायदों के एक साथ जुड़ने की वजह से कलाईगनार करुणानिधि का नाम अन्ना के उत्तराधिकारी के तौर पर तेजी से उभरा। उन्हें पार्टी के कई सारे विधायकों और नेताओं का भी समर्थन था, जिनमें सबसे प्रमुख नाम उनके दोस्त एमजीआर का भी था, जो खुलकर करुणानिधि की वकालत कर रहे थे, विधायकों और नेताओं को लामबंद कर रहे थे। और इन सब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि करुणानिधि का विरोधी गुट पार्टी के सीनियर लीडर, संस्थापक सदस्य और लंबे समय तक अन्ना के सहयोगी रहे नेंदू चेजियन के पीछे एकजुट था। अपनी आत्मकथा में करुणानिधि खुद को कुर्सी का लालची ना होने की बात कहते हैं। साथ ही वो नेंदू चेजियन के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार होने की बात भी कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि जिस तरह से चीजें बदली वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें फैसला लेना पड़ा। 10 फरवरी 1969 को कलाईगनार करुणानिधि पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। द्रविड़ आंदोलन के नेता पेरियार ने युवा मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हालांकि उत्तर भारत के समाचार पत्रों ने हिंदी विरोधी आंदोलन और उग्र भाषणों की वजह से उनकी आलोचना की और उन्हें आतंकवादी तक कहा। इधर नेंदू चेजियन झुकने को तैयार न थे, लेकिन चतुर करुणानिधि के पास इस समस्या का समाधान था। 11 फरवरी 1969 को पेरियार ने डीएमके कार्यकर्ताओं के लिए एक चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री का पद ना तो कलाईगनार का है और ना ही नेंदू चेजियन का, यह तमिलों की संपत्ति है।
नेंदू चेजियन और कलाईगनार सिर्फ ट्रस्टी हैं। मैं दोनों से अनुरोध करता हूं कि वो इसे समझें। पेरियार ने दोनों के बीच पुल का काम किया। नेंदू चेजियन मान गए और इस तरह अगस्त 1969 में वो करुणानिधि की सरकार में मंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री अन्नादुरई की सरकार ने कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए थे। 3 भाषा वाले फॉर्मूले को रद्द कर दिया और 2 भाषा वाली पॉलिसी लेकर आए। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को कानूनी मान्यता दी। राज्य का नाम मद्रास से बदलकर तमिलनाडु कर दिया था। पिछड़ी जाति समूहों से आने वाले युवाओं का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय किए गए, जिसने राज्य के प्रशासन में सामाजिक विविधता का संतुलन सुनिश्चित किया। करुणानिधि ने इसे आगे बढ़ाया। बतौर मुख्यमंत्री करुणानिधि सरकार का पहला फैसला था मनुनिधि थिट्टम, यानी जस्टिस फॉर पिटीशन। ये एक तरह की जन सुनवाई स्कीम थी, जिसमें तय समय और जगह पर अधिकारी लोगों के बीच जाते, उनकी शिकायतें लेते और वहीं ऑन द स्पॉट सुलझाते। सितंबर 1969 से सितंबर 1974 तक 5 साल में 8,35,000 शिकायतें मिली, जिनमें से 7,70,000 शिकायतों का निपटारा हुआ। सक्सेस रेट करीब 92%। इस स्कीम ने ब्यूरोक्रेसी को लोगों के लिए सुलभ बनाया। 1971 में चुनाव हुए। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस हो सत्ता में वापसी करेगी। तमिलनाडु सरकार में मुख्य सचिव ईपी रोयप्पा और पुलिस महानिरीक्षक आरएम महादेवन ने तो परिणाम से पहले ही कामराज से मुलाकात कर उन्हें बधाई दे दी थी, लेकिन नतीजों ने पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया। 184 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ डीएमके ने सत्ता में वापसी की। करुणानिधि दोबारा प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद ईपी रोयप्पा और आरएम महादेवन का ट्रांसफर कर दिया गया। बतौर मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल करुणानिधि के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले तो पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई और इस बार बगावत का नेतृत्व नेंदू चेजियन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके पुराने दोस्त और सहयोगी एमजीआर थे, तमिल सिनेमा के लोकप्रिय सुपरस्टार, और डीएमके चुनावों में इस लोकप्रियता का पूरा लाभ भी उठा रही थी। बदले में एमजीआर ने कैबिनेट मंत्री का पद मांगा। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद चाहिए था। करुणानिधि चतुर नेता थे। उन्हें पता था कि अगर लोकप्रिय एमजीआर के हाथ स्वास्थ्य मंत्रालय आया तो आगे क्या होगा। उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी और संगठन में बहुत सारे नेता एमजीआर को मंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन करुणानिधि ने शर्त रखी कि उन्हें अपना फिल्मी काम छोड़ना होगा। एमजीआर ने साफ मना कर दिया। कहा कि उन्हें मंत्री पद का मोह नहीं है। अगर उन्हें चाहिए होता तो वो अन्नादुरई से ही मांग लेते। एमजीआर ने करुणानिधि पर भी सवाल उठाए और पूछा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए फिल्मों के लिए कहानी और डायलॉग कैसे लिख रहे हैं, और अगर वो लिख रहे हैं तो वो उन्हें फिल्मों में काम करने से मना क्यों कर रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला जारी था। इसी बीच जून 1971 में एमजीआर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक इलाके का नामकरण करुणानिधिपुरम कर दिया। करुणानिधि के साथ अपनी दोस्ती को याद किया और उन्हें बड़ा नेता बताया। दोनों के बीच की जुगलबंदी अद्भुत थी, या कहीं विचित्र थी। कभी वो एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे, कभी हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे होते, और ये दोनों एक ही समय काल में हो रहा होता। अगस्त में मदुरै में डीएमके का जिला सम्मेलन हुआ। मंच पर एमजीआर और करुणानिधि दोनों मौजूद थे। एमजीआर ने कुछ लोगों पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और जमकर बरसे। उनके बाद करुणानिधि को बोलना था, लेकिन उन्होंने गला खराब होने की बात कही और बोलने से मना कर दिया। इसके बाद चीजें और खराब हो गई। असल में एमजीआर की स्पीच के बाद लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते करुणानिधि ने भाषण देने से इनकार कर दिया था। एमजीआर ने करुणानिधि पर पार्टी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से निकाल दिया। एमजीआर ने अपनी अलग पार्टी एआईएडीएमके बना ली, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम। दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे करुणानिधि के लिए यह पहला झटका था। दूसरा झटका दिल्ली से आया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। गठबंधन में होने के बावजूद करुणानिधि ने इसे राज्य की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा बताया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। भ्रष्टाचार के आरोप में करुणानिधि की सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1977 में चुनाव हुए। डीएमके के हिस्से करारी शिकस्त आई। कलाईगनार के दोस्त और प्रतिद्वंदी एमजीआर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वही एमजीआर जिन्हें 6 साल पहले करुणानिधि ने मंत्री पद देने से इनकार कर दिया था। उन्हीं एमजीआर ने करुणानिधि को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 चुनावों 1977, 80 और 84 में एमजीआर ने करुणानिधि को बुरी तरह हराया।
हालात ये बने कि एमजीआर के जीते जी करुणानिधि कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। एमजीआर मुख्यमंत्री बने तो दोनों के बीच दुश्मनी का दूसरा दौर शुरू हुआ। पहला तो तभी हो गया था जब एमजीआर पार्टी से अलग हुए थे। दोनों के बीच कटुता काफी बढ़ गई थी। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में एमजीआर का मजाक बनाया जाता। एमजीआर की सरकार को मस्खरों की सरकार बताया गया। जब डीएमके सत्ता में थी तो उसने एआईएडीएमके के नेताओं कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। हालात बदले तो एमजीआर ने भी उसी तरह से जवाब दिया। कलाईगनार और उनके साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुकदमे दर्ज हुए, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। 1986 में डीएमके के 10 विधायक एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। एमजीआर यहीं नहीं रुके। 1986 में उनकी सरकार ने तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने का फैसला कर दिया, क्योंकि उस साल करुणानिधि ने चुनाव नहीं लड़ा था और वो विधान परिषद के सदस्य थे। वो उच्च सदन में विरोधी दल के नेता होते, लेकिन एमजीआर ने विधान परिषद को ही खत्म करने का फैसला किया और करुणानिधि ने इस्तीफा दे दिया। 1987 में एमजीआर की मृत्यु हो गई। भावुक करुणानिधि ने अपनी 4 दशक पुरानी दोस्ती को याद किया। कोयंबटूर में एक छोटे से फ्लैट में साथ रहने, 2 आने में घोड़ा गाड़ी की सवारी करने और साथ में खाने पीने, एक दूसरे के परिवार के साथ समय बिताने से लेकर राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने तक सब कुछ। 1970 में आई एंगल थंगम वो आखिरी फिल्म थी जिसमें दोनों ने साथ काम किया था, जिसके फिल्म निर्माता थे कलाईगनार के भतीजे मारन। इस फिल्म के लिए एमजीआर और उनकी नायिका जयललिता ने कोई फीस नहीं ली थी। कलाईगनार ने एमजीआर के लिए कहा, अपने निरंतर परिश्रम और कभी हार ना मानने के दृढ़ संकल्प से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की और लोगों का स्नेह जीता। दोनों की दोस्ती किस तरह की थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एमजीआर बीमार थे तब कलाईगनार ने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं टाइटल से करुणानिधि ने एक पत्र एमजीआर को लिखा। अपने इस पत्र में करुणानिधि ने लिखा, मुझे बचपन से ही ऐसी मान्यताओं के बिना पाला पोसा गया है, क्योंकि मैंने पेरियार और अन्ना के मार्ग का अनुसरण किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि देवताओं के सामने हाथ जोड़कर वरदान मांगना व्यर्थ है। यही मेरा आदर्श है। आज भी मैंने ऐसी कोई दिव्य प्रार्थना नहीं की है। पेरियार और अन्ना ने मुझे ऐसा ही बनाया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए की गई प्रार्थनाएं फलदायी हों। मेरे प्यारे पुराने दोस्त, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमसे मिलने वापस आना। हमें आपसे मिलने की अनुमति नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही काफी है कि आप ठीक हो जाएं और हमसे मिलने आए। शब्द प्रार्थना का अर्थ केवल तुथी या पूजा ही नहीं है, बल्कि उसका अर्थ अपील भी है। इस लिहाज से जरूरत पड़ने पर मैं भी प्रार्थना करूंगा। कलाईगनार ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन अपने दोस्त के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तमाम कटुताओं, असहमतियों और मतभेदों के बावजूद दोनों का रिश्ता अनोखा था। जब करुणानिधि ने पूरे प्रदेश में एमजीआर के खिलाफ यात्रा करने का फैसला किया तो एमजीआर ने साथ में एम्बुलेंस भेजी। एमजीआर की मृत्यु के साथ ही दोस्ती और प्रतिद्वंदिता का एक अध्याय समाप्त हुआ और दूसरा अध्याय शुरू हो गया, जिसमें दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं थी तो सिर्फ प्रतिद्वंदिता। अपने समर्थकों के लिए करुणानिधि तमिल इंथलाइवर यानी तमिल जाति के नेता थे। वो खुद को इसी तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पर भी पेश करते थे। इसके लिए उन्होंने उन संगठनों का समर्थन करने से भी परहेज नहीं किया जिन्होंने हथियार उठा रखा था, और इसी लालसा में वो तमिलनाडु में लिट्टे को खुली छूट देने से भी नहीं हिचके। राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला किया तो करुणानिधि ने इसका खुलकर विरोध किया। 1989 में चुनाव हुए तो डीएमके तमिलनाडु की सत्ता में वापस आई। करुणानिधि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उधर केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। शांति सेना वापस बुला ली गई और तमिलनाडु में लिट्टे को खुली छूट मिल गई। बतौर मुख्यमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में करुणानिधि लिट्टे के प्रति अत्यधिक उदार दिखे। एक आतंकी संगठन को खुला समर्थन देने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। 30 जनवरी 1991 को करुणानिधि की सरकार बर्खास्त कर दी गई। इस बार भी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 4 महीने बाद जो हुआ उसने तमिलनाडु ही नहीं देश की राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया। लिट्टे ने तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी। जयललिता, जो अब औपचारिक तौर पर एमजीआर की उत्तराधिकारी थी, वो राजीव गांधी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी की हत्या से सहानुभूति लहर पैदा हुई, जिसने डीएमके का सफाया कर दिया और एआईएडीएमके की नेता जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी।
करुणानिधि को लिट्टे का समर्थक होने की कीमत चुकानी पड़ी। उनके हिस्से राजीव गांधी की हत्या की बदनामी आई। डीएमके के महज 2 विधायक विधानसभा पहुंचे, जिनमें से एक खुद करुणानिधि थे। अगले 20 साल तमिलनाडु की राजनीति जयललिता और करुणानिधि के ही इर्द गिर्द घूमती रही। 1996 में फिर से चौथी बार करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2001 में फिर से जयललिता आई। 2006 में 82 साल के करुणानिधि ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2011 में फिर से जयललिता की वापसी हुई। यह प्रतिद्वंदिता 2016 में जयललिता की मृत्यु के साथ समाप्त हुई। जयललिता और करुणानिधि की राइवलरी अलग तरह की थी। करुणानिधि और एमजीआर की प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के प्रति पर्याप्त प्रेम और सम्मान था, लेकिन जयललिता करुणानिधि के मामले में प्रेम या सम्मान जैसी कोई चीज नहीं थी। करुणानिधि जयललिता का मजाक उड़ाते, द्रविड़ राजनीति या विचारधारा से कोई सरोकार ना होने की बात कहते। साथ ही उन्हें एक गुमान भी था कि वो उन्हें कैसे चुनौती दे सकती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं था जब करुणानिधि ने अपने प्रतिद्वंदी को कमतर आंका था। एमजीआर के मामले में भी उनका ऐसा ही मानना था, लेकिन वो गलत साबित हुए थे। जयललिता ने भी ऐसा ही किया और कई मौकों पर तो अपने मेंटर एमजीआर से बेहतर प्रदर्शन किया। करुणानिधि और जयललिता दोनों ही जब भी सत्ता में होते, एक दूसरे से बदला लेने, बदनाम करने और हिसाब बराबर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 1989 में करुणानिधि की सरकार में जयललिता पर धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। जयललिता ने करुणानिधि पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में जो हुआ वो अपने आप में एक पूरा का पूरा काला अध्याय है। घायल जयललिता सदन से बाहर निकली और डीएमके नेताओं पर जानलेवा हमला करने और साड़ी खींचने का आरोप लगाया। करुणानिधि का भी अपना वर्जन था। उनका कहना था कि जयललिता के विधायकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उन्हें चोट आई। जयललिता सदन से बाहर निकल गईं और तभी वापस गईं जब मुख्यमंत्री बन गई, और उसी तरह डीएमके नेताओं कार्यकर्ताओं पर टूटी, जैसा उनके साथ विपक्ष में रहते हुए हुआ था। लेकिन जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला और दत्तक पुत्र सुधाकरण पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 1996 में प्रचंड जीत के बाद जब करुणानिधि से पूछा गया कि उनकी पार्टी की जीत का श्रेय किसे जाता है, तो डीएमके प्रमुख ने बस इतना कहा, जयललिता। और जिस तरह से उन्होंने राज्य पर शासन किया। करुणानिधि सत्ता में आए तो जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच हुई। कलर टीवी घोटाले से जुड़ा मामला खूब चर्चित हुआ। 7 दिसंबर 1996 को जयललिता और शशिकला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चेन्नई और हैदराबाद में उनके घरों से 58 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और दस्तावेज बरामद हुए। इसमें 30 किलो सोना, 400 जोड़ी चूड़ियां, 500 किलो चांदी, 100 से अधिक घड़ियां और 10,000 साड़ियों का जखीरा शामिल था। करुणानिधि के भतीजे मुरोसिली मारन के सैटेलाइट नेटवर्क सन टीवी पर पूरे प्रकरण का लाइव टेलीकास्ट हुआ। गिरफ्तारी से लेकर करोड़ों की संपत्ति बरामद की तक। लेकिन यह इकलौती बार नहीं था जब तमिलनाडु के लोगों ने इस तरह का दृश्य देखा। 29 जून 2001 की आधी रात पुलिस ने करुणानिधि के घर का दरवाजा तोड़ा, जो चेन्नई के मेयर और करुणानिधि के बेटे स्टालिन को तलाश रही थी। स्टालिन नहीं मिले तो 77 साल के करुणानिधि को घसीटते हुए बाहर ले गई और भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया। यह सब भी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ। जयललिता ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन करुणानिधि के साथ पुलिसिया व्यवहार की चौतरफा निंदा हुई। डीएमके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अपना गुस्सा दिखाया ही, जयललिता के सहयोगी दलों ने भी इसकी निंदा की। दबाव में जयललिता की सरकार को झुकना पड़ा। 5 दिन बाद उम्र को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर करुणानिधि को जेल से रिहा कर दिया गया। कलाईगनार करुणानिधि 13 बार विधायक चुने गए, कभी चुनाव नहीं हारे। महज 13 साल की उम्र में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले करुणानिधि 8 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहे। 5 बार मुख्यमंत्री बने। 82 साल की उम्र में भी जब सबने उन्हें खत्म मान लिया था, वो उठे और अपना कार्यकाल पूरा किया। वो द्रविड़ आंदोलन की उपज थे और ऐसे एकमात्र नेता जो आंदोलन से निकलकर सत्ताधीश हुए। लंबे समय तक सत्ता में रहे और वो सब करने का प्रयास किया जिसके लिए उनके नेताओं ने उन्हें तैयार किया था। करुणानिधि की शुरुआत पेरियार, असगिरीसामी और अन्नादुराई के सानिध्य में हुई थी। सत्ता में रहते उन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। सामाजिक न्याय और पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व किया। बचपन में जातिगत भेदभाव झेलने वाले करुणानिधि के सबसे शुरुआती फैसलों में पिछड़ा आयोग की स्थापना करना था।
आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण 31% और SC/ST के लिए 18% कर दिया गया, जिससे कुल आरक्षण 49% हो गया। 1989 में उन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्ग और अधिसूचित ना किए गए समुदायों के लिए एक नई श्रेणी बनाई। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सुरक्षा और महिलाओं के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनकी सरकार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को बढ़ावा दिया, मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने की अनुमति दी, उन मंदिरों को पुरस्कृत किया जिनमें सभी जातियों के पुजारी नियुक्त हुए, संस्कृत की बजाय तमिल में पूजा करने को प्रोत्साहित किया। इन फैसलों का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन करुणानिधि सिद्धांतों से डिगने वालों में से नहीं थे। जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष द्रविड़ आंदोलन का आधार था। सत्ता में रहते हुए करुणानिधि ने सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए सुधार के व्यापक प्रयास किए। यह द्रविड़ आंदोलन ही था जो करुणानिधि को उनके प्रतिद्वंदियों MGR और जयललिता से अलग करता था। उनके दोनों प्रतिद्वंदी नायक नायिका थे, कल्ट पर्सनैलिटी, लेकिन करुणानिधि इस पर्सनैलिटी के क्रिएटर थे। नायक नायिका के जिन संवादों पर जनता ताली पीटती थी वो करुणानिधि की उपज होते थे, इसलिए उन्हें कलाईगनार कहा गया, कलाओं का विद्वान, जिसने अपना जीवन तमिल भाषा और तमिल भाषाओं के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन दूसरे नेताओं की तरह करुणानिधि का भी जीवन पूरी तरह बेदाग नहीं था। एक समय पार्टी को परिवार बताने वाले करुणानिधि पर परिवार को ही पार्टी बना देने के आरोप लगे। उन्होंने पार्टी में अहम पदों पर अपने बेटे बेटी भतीजों को बिठाया। बेटे MK असगिरी को सांसद और केंद्रीय मंत्री बनाया, दूसरे बेटे MK स्टालिन को चेन्नई का मेयर और उप मुख्यमंत्री बनाया। दोनों बेटों के बीच उत्तराधिकार को लेकर कलह भी हुई। अंततः स्टालिन अपने बड़े भाई असगिरी पर भारी पड़े। असगिरी ने अपने पिता पर भेदभाव का आरोप भी लगाया और खुली बगावत की। असगिरी की बगावत कई बार करुणानिधि के लिए शर्मिंदगी का भी सबब बनी। तीसरी पत्नी से बेटी कनिमोई भी सांसद बनी, भतीजे मुरासोली मारन और पोते दयानिधि मारन भी केंद्रीय मंत्री बने। मारन का सन टीवी नेटवर्क का तमिलनाडु में एक छत्र राज था। यह भारत का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क था। मारन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो करुणानिधि ने उन्हें खुद से अलग कर लिया और अपना खुद का कलाईगनार टीवी शुरू किया। फिर बाद में एकजुट भी हो गए। करुणानिधि की दोनों पत्नियों, बेटी कनिमोई, स्टालिन, भतीजों दयानिधि, कलानिधि मारन, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम मामले में उनके करीबी और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री AK राजा गिरफ्तार भी हुए। कनिमोई भी जेल गई। उनके समर्थक बाकी नेताओं की तरह ही इसे बदले की राजनीति के तहत दर्ज मामले बताते हैं। 7 अगस्त 2018 को 94 साल की उम्र में करुणानिधि का निधन हो गया। 2 साल पहले ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को विराम दे दिया था। 8 दशक लंबा पॉलिटिकल करियर शायद ही किसी नेता का रहा हो। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने तिरुवरूर की दीवारों पर तमिल वजगा यानी तमिल अमर रहे लिख दिया था और अपनी मातृभाषा के लिए आजीवन लड़ते रहे। अपनी भाषा के प्रति ये उनका प्रेम ही था जिसने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया जो वो थे, लेखक, कवि, प्रभावशाली वक्ता, चतुर नेता और कलाईगनार, तमिलनाडु की राजनीति का आखिरी स्क्रिप्ट राइटर। तो ये थी कलाईगनार करुणानिधि की जिंदगी की पूरी कहानी, जिसे सत्ताधीश में पिरोया मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी अयान और सर्वेश ने। ये सत्ताधीश का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सत्ताधीश का ये एपिसोड प्रोड्यूस करने में भी मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।